नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी का रियो डी जेनेरो में भव्य स्वागत। भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों का व्यापार, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, फार्मा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज 90वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन का बताया प्रतीक। गाजा बंधक और युद्ध विराम समझौतों के लिए इजरायल कतर भेजेगा वार्ताकार। हमास के अस्वीकार्य मांगों के बावजूद होगी वार्ता। वॉशिंगटन में कल नेतन्याहू और ट्रंप के बीच होगी मुलाकात। और देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है धैर्य, त्याग, दृढ़ता का प्रतीक मुहर्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को किया याद। और आइए अब सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। 5 देश की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंच गए हैं। वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन, चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने पीएम मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों से की। कई लोगों ने पीएम मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। होटल परिसर में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रवासी भारतीय कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की।
ग्लोबल साउथ के अहम समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से ब्राजील के रियो डी जानेरो में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे। इस बार का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर सहयोग और नेतृत्व को नई दिशा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item is the reform of the global governance, and thereafter there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा, जो कि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा, इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद, महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November, which is why climate change and COP issues become very important. ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 10 परमानेंट सदस्यों वाला ब्रिक्स आज अपने स्थापना के सबसे गंभीर चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चुनौतियां और मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष ब्रिक्स के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। इसलिए आज ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निहित नहीं है कि कितने सदस्य देश इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसकी सफलता इस बात में है कि जो देश सदस्य हैं वो देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखें और आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए रियो द जेनेरो से पीयूष कैमरा पर्सन और जयशंकर कैमरा पर्सन के साथ मैं अखिलेश सुमन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया से विशेष बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो द जेनेरो में हो रहा है और हमारे साथ हैं ब्राजील में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया। सर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व में कई तरह के संकट हैं, और ऐसे में भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं इस शिखर सम्मेलन के लिए? पहली बात तो आपको ये समझना कि ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा है वो शुरू से रहा है ग्लोबल गवर्नेंस का रिफॉर्म करना, और इस बार भी ब्राज़ील की अध्यक्षता में जो इस सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसका मेन एजेंडा भी ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का ही रहेगा।
उसके अलावा ब्राज़ील ने चुने हैं कई और विषय, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। सर, आपने विस्तार की बात की। ब्रिक्स 4 देश से शुरू हुआ, फिर 5 बना और आज 10 फुल मेंबर हैं और कई कतार में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि दुनिया में ब्रिक्स के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, खास करके ग्लोबल साउथ में? ग्लोबल साउथ के प्रति आकर्षण तो हमेशा रहा ही है। भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ को प्रमोट किया है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हम हमेशा करते रहे हैं। हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे हमारा एक आईटेक प्रोग्राम रहता है, वो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हम करते हैं। हम आईटी सेंटर्स बनाते हैं, हम और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन है विदेश मंत्रालय में, जिसका मेन काम जो प्रगतिशील देश हैं उनमें कार्य करने का है। तो ग्लोबल साउथ के देश भी लगता है ब्रिक्स में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। देखिए, एक्सपेंशन जो हुआ है उसके हिसाब से ऐसा है, और आगे भी जैसा ये, क्योंकि ब्रिक्स एक देश डिसाइड नहीं करता है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा, तो जैसे जैसे मिलकर के मेंबरशिप डिसाइड करेगी वैसे वैसे इसका विकास होता रहेगा। तो ग्लोबल साउथ के 2 महत्वपूर्ण देश भारत और ब्राज़ील एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। डीडी न्यूज़ के लिए ब्राज़ील के रियो द जनेरो से कैमरा पर्सन जयशंकर और पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम का शीर्षक सहकारिता से समृद्धि है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं को, छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने में सहकारिता की अहम भूमिका है। देश में 8.42 लाख सहकारी इकाइयां समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हुए और उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, आवास, परिवहन और अन्य गतिविधियों में संलग्न है। साथ ही सहकारी समितियां कृषि ऋण और बैंकिंग, आवास और महिला कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। और आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है। दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशुरा है। मुस्लिम समुदाय इस दिन को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन द्वारा की गई कुर्बानियां उनकी धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वो लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ देने के लिए प्रेरित करते हैं। आज आषाढ़ी एकादशी है। इसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार आज से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीरसागर में योग निद्रा के लिए चले जाएंगे, जिसके बाद चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। महाराष्ट्र में आज के दिन भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजन अर्चन किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वडाला में विट्ठल रुक्मणी मंदिर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी की पूजा अर्चना की।
वहीं यूपी के प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रभावशाली राजनेता, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उनका व्यक्तित्व दृढ़, राष्ट्रवादी और शिक्षा के प्रति समर्पित था। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया और विभाजन के दौरान बंगाल के हिंदुओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। We do not wish that we should carry only by majority votes. हम नहीं चाहते कि हम केवल बहुमत से मतदान करें। ऐसा शायद अंतिम उपाय के रूप में करना पड़े, लेकिन जाहिर है कि भारत की भावी संविधान के संबंध में किसी समझौते पर पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग को आने से क्यों रोका जा रहा है? मेरा आरोप है कि ब्रिटिश रवैये के कारण मुस्लिम लीग नहीं आ रही है। मुस्लिम लीग को यह महसूस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि यदि मुस्लिम लीग नहीं आती तो वह संविधान सभा की अंतिम कार्रवाई को वीटो करने में सक्षम होगी। किसी न किसी रूप से वीटो की शक्ति मुस्लिम लीग के हाथ में आ गई है और यही वह खतरा है जो इस महान सभा की भविष्य की गतिविधियों के लिए भी खतरा बनेगा। That power of veto in some form or other has passed into the hands of the Muslim League, and that is the danger that threatens the future activities of this great assembly. 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कैबिनेट मिशन पर चर्चा करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शब्द। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजादी की सुनहरी डगर पर पग बढ़ा रहा था। तमाम चुनौतियों के बीच तुष्टीकरण समाज और भावी राष्ट्र को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, संविधान सभा में चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी बात को प्रमुखता से सामने रख रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय राजनीति और समाज में उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और समय से आगे की सोच के लिए जाना जाता है। उनके जीवन और कार्यों ने दिखाया कि वे न केवल अपने समय के मुद्दे को समझते थे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का भी गहरा ज्ञान रखते थे। बाद में नियत तारीख को जब देश आजाद हुआ, लेकिन तुष्टीकरण का बीज अपने विकराल रूप में विभाजन की त्रासदी के साथ हमारी झोली में गिरा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हिंदुस्तान को बांटने की इसी सोच के खिलाफ अनवरत संघर्ष करने और उसके लिए मर मिटने की दास्तां है। राष्ट्र के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले मां भारती के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती है।
कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों का सदैव खुलकर विरोध करने वाले डॉक्टर मुखर्जी को एक ही देश में 2 झंडे 2 निशान कदापि स्वीकार नहीं थे। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने की शुरुआत सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के ही अधूरे सपनों को साकार किया है। देश के प्रख्यात शिक्षाविद आशुतोष मुखर्जी के घर 6 जुलाई 1901 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर मुखर्जी ने 22 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि हासिल की। डॉक्टर मुखर्जी 24 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य बने, फिर गणित के उच्चतर अध्ययन के लिए लंदन गए। वहां मैथमेटिकल सोसाइटी ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर मानद उपाधि से सम्मानित किया। महज 33 वर्ष की उम्र में सन 1934 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने और 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। सन 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री बनाया गया। 2.5 वर्ष के मंत्रित्व काल में डॉक्टर मुखर्जी ने छोटे बड़े उद्योगों का जाल बिछा दिया और चितरंजन लोको फैक्ट्री, सिंदरी खाद कारखाना, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री बेंगलुरु जैसे विशाल कारखाने खड़े करके देश के औद्योगिक विकास का श्री गणेश किया। उनकी राष्ट्रभक्ति भी प्रणम्य थी। डॉक्टर मुखर्जी आज भी एकीकृत भारत के लिए राष्ट्रवाद की सर्वाधिक बुलंद आवाज के रूप में जाने जाते हैं। वे अंग्रेजों द्वारा संस्थागत ढांचे के माध्यम से थोपे गए सांप्रदायिक विभाजन को समाप्त करने के प्रबल समर्थक रहे। नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य होने के बावजूद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश विभाजन के घोर विरोधी थे। साल 1944 में डॉक्टर मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और पूरे देश में हिंदुओं की सशक्त आवाज बनकर उभरे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 मई 1951 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर देश को कांग्रेस का एक सशक्त राजनीतिक विकल्प देने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को भारत के बाल्कनीकरण की संज्ञा दी थी। अनुच्छेद 370 के राष्ट्रघातक प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह प्रारंभ किया। डॉक्टर मुखर्जी 11 मई 1953 को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन करके कश्मीर में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के 40 दिन बाद 23 जून 1953 को अचानक सूचना आई कि डॉक्टर मुखर्जी नहीं रहे। डॉक्टर मुखर्जी की मां जोग माया देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखकर डॉक्टर मुखर्जी की मौत की जांच की मांग की, लेकिन पंडित नेहरू ने जांच कराना मुनासिब नहीं समझा। अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनने के बाद डॉक्टर मुखर्जी की मां योग माया देवी ने कहा, मेरे पुत्र की मृत्यु भारत माता के पुत्र की मृत्यु है। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक एक एक पल लोक कल्याण के लिए जीते रहने वाले इस महामानव ने अपने जीवन में ही मानवीय चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया था। राजनीति उनके लिए राष्ट्र की सेवा की साधन थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बर्मिंघम टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन आज भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरेगी। भारत जीत से 7 विकेट दूर है। कल चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए खेल की समाप्ति तक इंग्लैंड ने 72 रन पर 3 विकेट गंवा दिए हैं। मैच जीतने के लिए 608 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की। कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी पारी में भी शानदार 161 रन की पारी खेली। 162 गेंद पर खेली गई इस पारी में गिल ने 8 छक्के और 13 चौके लगाए। इंग्लैंड को 5वें दिन जीत के लिए 536 रनों की जरूरत है। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।